25 साल पहले टावर्स ऑफ बैबल नाम के अजीब स्ट्रक्चर्स शहरों को चीरते हुए आसमान की तरफ खड़े हो गए। इसने पूरी इंसानियत को एक खौफनाक सपने में धकेल दिया। इन टावर्स ने दुनिया पर एक रहस्यमयी गेम सिस्टम थोप दिया और इनके अंदर से शैतानी बीस्ट बाहर निकलने लगे। आम हथियारों का उन पर कोई असर नहीं हो रहा था। ऐसा लगा जैसे इंसानियत के लिए किसी ने नाइटमेयर डिफिकल्टी सिलेक्ट कर ली हो। जब विनाश बिल्कुल करीब था, तब टावर्स के संपर्क में आए कुछ सर्वाइवर्स ने सुपरनैचुरल प्रोफेशंस अवेकन कर लिए। ये इतने पावरफुल थे कि आखिरकार इस इन्विजन को टक्कर दे सके। अब यही अवेकन प्रोफेशनल्स मॉन्स्टर्स के खिलाफ इंसानियत का अकेला सहारा थे, क्योंकि वो मॉन्स्टर्स तो मॉडर्न हथियारों को बस एक हल्का फुल्का शोर समझते थे। लेकिन इससे पहले कि कोई चैन की सांस लेता, टावर्स के आसपास रहने वाले लोगों में एक ना इलाज होने वाली बीमारी फैलने लगी। मरीज दर्द से तड़पते हुए अस्पतालों में भर्ती होने लगे और डॉक्टर्स के पास ऐसी कोई दवा नहीं थी जो इसे रोक सके या कंट्रोल भी कर पाए। फिर या शिंग ने टावर मॉन्स्टर्स से एक मेडिसिन निकाली। हालांकि उसकी इस खोज ने बीमारी को जड़ से खत्म करने के बजाय बस कुछ देर के लिए सिम्टम्स को दबाया। असली इलाज के लिए अब इंसानियत को टावर के ऊपरी लेवल्स पर जाना ही पड़ना था, और मॉन्स्टर से बनी ये दवा दुनिया की सबसे खौफनाक सब्सक्रिप्शन सर्विस बन गई। वर्षों बाद रिपोर्टर्स ने या शिंग को घेर लिया और ये कंफर्म करने की मांग करने लगे कि क्या उनके कंसोर्टियम को एबिसल डेमोनिक टावर के अंदर वो ऐतिहासिक रिसर्च मटेरियल मिल गया है। वो कंफर्म करता है कि उनका टारगेट मुराबोरियस है, एक एबिसल डेमोनिक ड्रैगन, जिसके पास वो क्रूशियल आइटम है जिससे टावर की बीमारी हमेशा के लिए ठीक हो सकती है। ये सुनते ही मीडिया में खुशी की लहर दौड़ जाती है, लेकिन तभी उन्हें याद आता है कि इस टावर का मॉर्टेलिटी रेट सबसे ज्यादा है, तो वो तुरंत क्लियरिंग प्लान पूछने लगते हैं। पर या शिंग बड़े शांत अंदाज में कहता है कि कंसोर्टियम इसमें शामिल हर मुश्किल को समझता है। उसके चेहरे पर उस इंसान जैसा कॉन्फिडेंस था जिसने पहले ही नामुमकिन काम को आउटसोर्स कर दिया हो, क्योंकि ये मिशन उनके सबसे भरोसेमंद कैंडिडेट, दुनिया के सबसे स्ट्रांग मर्सनरी का था, जो नीचे गहराई में उस भयानक ड्रैगन के सामने खड़ा था। तभी ड्रैगन का एक विशाल टेंटिकल उसकी तरफ तेजी से लपका, इतनी पावर से कि टच होते ही किसी कमजोर फाइटर की पूरी हेल्थ बार खत्म हो जाती। लेकिन उसने तुरंत ब्लड बर्निंग डॉज ट्रिगर किया, अपनी बेस एचपी की बलि देकर एक्सप्लोसिव स्पीड हासिल की और ड्रैगन की पकड़ में आने से पहले ही हमले से बच निकला। फिर उसने अपनी इन्नेट परसेप्शन स्किल एक्टिवेट की, जिससे उसकी विजन इतनी शार्प हो गई कि मॉन्स्टर की छिपी हुई वीकनेस उसके सामने एक चमकता हुआ टारगेट बन गई। लेकिन जब सिस्टम को आगे बढ़ने का कोई सेफ रास्ता नहीं मिला, तो उसने एरो रेंज से जवाब दिया। उसने हर पॉसिबल एंगल से हाई स्पीड तीर बरसाए, जिससे साफ हो गया कि इंसानियत की आखिरी उम्मीद एक लेवल 99 शार्प शूटर है, जिसका पूरा फोकस जानलेवा खतरों के बावजूद फाइट पर बना हुआ है। मगर तभी एक भारी भरकम टेंटिकल ने लिन शू को हवा में ही दबोच लिया और उसकी चेस्ट को आर पार चीर दिया। दुनिया के सबसे मजबूत मर्सनरी को भी उसने वहीं का वहीं रोक दिया। वो खांसते हुए तड़पते हुए टेंटेकल्स के बीच फंस गया और मॉन्स्टर ने उसे बैटलफील्ड के ऊपर हवा में लटका रखा था, जहां उससे बोला भी नहीं जा रहा था। दर्द से दांत भींचते हुए उसने अपनी बची कुची पावर को एक आखिरी क्लोज रेंज शॉट में झोंक दिया, अपनी पूरी बची हुई हेल्थ दांव पर लगाकर एक साफ मौके का इंतजार करने लगा। जैसे ही ड्रैगन काफी करीब आया, उसने अल्टीमेट सेवरेंस यूज किया। अपनी एचपी का एक और हिस्सा जलाकर उसने एक जानलेवा स्ट्राइक बनाई जो बैटलफील्ड को चीरती हुई निकली। उसका इम्पैक्ट इतना भयानक था कि मॉन्स्टर के आसपास के चेन टावर स्ट्रक्चर्स में दरारें आ गईं। मुरेबोरियस मारा गया। अबिसल डेमोनिक टावर का 999वां फ्लोर क्लियर हो गया और उस जख्मी शार्प शूटर को लेजेंडरी वॉल ऑफ साइज शील्ड रिवॉर्ड में मिली। इसके बाद वॉइस ऑफ प्योरिटी रिंग, मुरेबोरियस आर्मर, कोलोसल एक्सपीडिशन एक्सपी, अबिसल डिसेंट और इतने सारे लूट नोटिफिकेशंस आए कि पूरी विक्ट्री स्क्रीन ही ढक गई, जब तक कि फाइनल रिवॉर्ड सामने नहीं आ गया। डिवाइन आर्टिफैक्ट ग्रीड, वही चीज जिसकी मदद से टावर की बीमारी को हमेशा के लिए खत्म किया जा सकता था। अपने जख्मों को संभालते हुए लिन शू ने जियाओ को थामे हुए कहा कि वे कामयाब हो गए हैं और फिर आगे क्या करना है ये समझाने की कोशिश करने लगा। तभी पीछे से एक बर्फीली परछाई ने इस शानदार लड़ाई की तारीफ की। वो बिल्कुल सही टाइमिंग पर आया था, जैसे पूरा बॉस फाइट देखने के बाद आया हो, और उसने सॉर्ड ऑफ एक्सट्रीम कोल्ड अनलीश कर दिया। ये लेजेंडरी आर्केनिस्ट स्किल विशाल आइस कोन्स बनाकर थके हुए विजेता की तरफ दागती है, जिसे देखकर वो समझ जाता है। आइस अटैक उसके चारों तरफ बंद होने लगता है। उसकी लाल आंखें फटी की फटी रह जाती हैं, क्योंकि लगता है रिवॉर्ड फेज में फ्रेंडली फायर भी शामिल था। तभी उस अटैक के पीछे से कंसोर्शियम के 3 फाइटर्स निकलकर सामने आते हैं। वो हथियारों से लैस थे और इस तरह खड़े थे कि उनका जख्मी शिकार फिर कभी भाग न सके। उनके आइस पियर्स उसके पहले से जख्मी शरीर को चीर देते हैं और दुनिया का सबसे स्ट्रांग मर्सनरी कोई काउंटर अटैक करने से पहले ही नीचे गिर जाता है। फिर भी वो होश में रहता है और टूटी हुई बर्फ के बीच खांसते हुए उसके लहूलुहान चेहरे पर कंफ्यूजन की जगह आखिरकार गुस्सा ले लेता है। तभी उसके कमजोर पड़ते हाथों से ग्रीड फिसल जाता है और एक और दर्द भरी सांस उसे एहसास कराती है कि उसके अंदर अब बिल्कुल ताकत नहीं बची है। याओक्सिंग कंसोर्शियम की लेवल 99 आर्केन ग्रैंड मास्टर सुइंग उस फ्रैगमेंट को लपक लेती है और इस पूरे काम को बेहद आसान बताती है। लिन जिया उससे पूछता है कि उसने उसके साथ बेवफाई क्यों की, हालांकि उसकी इस टूटी हुई हालत में ये सवाल खौफनाक से ज्यादा थका हुआ लगता है।
सू यिंग उसके पास से बेपरवाही से गुजरते हुए उसके सवाल को ही दोहराती है। उसके चेहरे के मजाकिया एक्सप्रेशन से किसी जवाब से ज्यादा उसकी क्रूरता साफ झलक रही थी। तभी पीछे से एक और असैसिन उस पर हमला करता है और उसके कंफ्यूजन का मजाक उड़ाता है। इससे साफ हो जाता है कि ये एम्बुश उस ड्रैगन के गिरने से बहुत पहले ही प्लान कर लिया गया था। उस वार से उसका हाथ जमीन पर जा गिरता है और उसकी उंगलियों के नीचे खून बहने लगता है, जबकि हमलावर आराम से सीधे खड़े रहते हैं। शैडो असैसिन वेई वुया कहता है कि इसे मारना तो बस एक बोनस है, कंसोर्टियम को तो बस उस स्लम के कीड़े से ग्रीड चाहिए था जो उनसे नेगोशिएट करने की बेवकूफ़ी कर बैठा। जब ये बेइज्जती उसके दिल में चुभती है तो लिन जिया की खून से लाल एक आंख सरेंडर करने के बजाय हैरान होकर वेई वुया पर टिक जाती है और उसकी हर उखड़ती हुई सांस उस हैरानी को गुस्से में बदल देती है। भले ही उसका बर्बाद हो चुका शरीर अब मुश्किल से ही खुद को संभाल पा रहा हो, वेई उसकी खामोशी का मजाक उड़ाता है और उसकी आंख की तरफ एक चमकता हुआ ब्लेड बढ़ाता है। उसे मजा आ रहा था कि इस हालत में भी उस घूरती आंख में फाइट बाकी थी। इसके बाद वो उसके चेहरे पर कट मारता है और हंसते हुए कहता है कि उसने इस मर्सिनरी को बहुत बर्दाश्त कर लिया और वो हमेशा से इन आंखों को खत्म करना चाहता था। फिर वो लगातार वार करता रहता है और चिल्लाता है कि दुनिया का सबसे स्ट्रांग फाइटर अब उसका पर्सनल पंचिंग बैग बन चुका है, जब तक कि उसका दूसरा साथी आखिरकार उसे रोक नहीं देता। ताइशान एक लेवल 99 आयरन वॉल वॉरियर जिसे जेहोवाज वॉल ऑफ साइज कहा जाता है, इशारा करता है कि इस धोखे का एंटरटेनमेंट वाला पार्ट अब खत्म हो चुका है। उनका शिकार बर्फ के टुकड़ों और आर्मर्ड बूट्स के बीच सिमटा पड़ा था। वो बिल्कुल खामोश था क्योंकि अब सांस लेना भी जवाब देने से ज्यादा मुश्किल हो गया था। ताइशान नुकसान का मुआयना करता है और शिकायत करता है कि बिना सही मांस वाली लाश के बहुत कम पैसे मिलेंगे। वो लिन को बार बार कंसोर्शियम का इन्विटेशन रिजेक्ट करने के लिए कोसता है और ताना मारता है कि टावर की बीमारी को ठीक करने का उसका सपना ये साबित करता है कि उसे पावर की समझ ही नहीं थी, क्योंकि सिम्टम्स दबाने वाली दवा से तो उनका एम्पायर चलता है और एक पॉसिबल इलाज उनके रेवेन्यू के लिए इतना बड़ा खतरा है कि ग्रीड को हमेशा के लिए गायब होना ही होगा। आर्टिफैक्ट्स कब्जे में आते ही सू यिंग वेई वुया को काम खत्म करने का ऑर्डर देती है। वेई बड़बड़ाता है कि हमेशा गंदे काम उसी को मिलते हैं। लिन के चेहरे से खून बह रहा होता है और वो अपनी बेबसी को कोसता है, ये जानते हुए कि जल्लाद हर सांस के साथ उसके करीब आ रहा है। फिर वो हर गद्दार और खुद कंसोर्टियम को बद्दुआ देता है और ये मानता है कि उनके वादों पर भरोसा करने की सजा उसे मिलनी ही थी। वेई उससे कहता है कि अगला जन्म मिले तो ये सबक याद रखना, लेकिन तभी सू यिंग को अचानक कुछ दिखता है और वो असैसिन को रुकने के लिए चिल्लाती है। मरते हुए शार्प शूटर के सिर के ऊपर एक गोल्डन एनर्जी जल उठी थी और उसकी चेहरे की डरावनी मुस्कान बता रही थी कि वो अकेला नहीं जा रहा है। तीनों हमलावरों को जैसे ही समझ आता है कि वो पूरी धोखेबाज टीम को अपने साथ नीचे घसीटना चाहता है, वो उसे रोकने के लिए झपटते हैं। एबिसल डिसेंट भारी मात्रा में एचपी कंज्यूम करता है, अपने यूजर की बलि देता है और सीधे उनकी लोकेशन पर एबिसल मैग्मा का एक फील्ड समन कर देता है। सिस्टम चीख चीख कर वार्निंग देता है कि मौत बिल्कुल सामने है, लेकिन वो इसे मानने से इनकार कर देता है। उसे याद आता है कि कैसे उसने पहले डेमोनिक अटैक में अपने माँ बाप को खो दिया था, फिर कैसे वो एक अवेकेंड प्रोफेशनल बना और दिन रात ट्रेनिंग की ताकि अपने पास बची छोटी बहन की हिफाजत कर सके। वो अपनी पूरी ताकत से तब तक लड़ा जब तक लोगों ने शापाई को अपना मसीहा नहीं मान लिया। इस बात का सबूत कि उसकी ताकत ने कभी आम लोगों को उम्मीद दी थी, लेकिन आखिरकार उसे एहसास होता है। शियाओयू अपनी बिगड़ती हालत काफी लंबे समय से छिपा रही थी ताकि वो अनजान लोगों को बचाते हुए अपने भाई पर बोझ न बने। अस्पताल के मास्क के पीछे से खांसते हुए भी उसकी छोटी बहन यही कहती रही कि वो ठीक है जब भी उसका भाई उसके पास आता। फिर उसने कहा कि वो आखिरकार बोझ बनना बंद कर देगी और उससे धीरे से गुजारिश की कि वो उसके बिना भी एक अच्छी जिंदगी जिए। उस आखिरी गुजारिश पर रोते हुए यादें गम में बदल जाती हैं। वो समझ ही नहीं पा रहा था कि वो कैसे जिए जब कई सारे मजबूर परिवार लॉर्ड शार्प पर दवाइयों के लिए निर्भर थे और टावर की फीस उसे लगातार जानलेवा चैलेंजेस में धकेल रही थी। जबकि कड़वा सच तो बिल्कुल सामने था, सबको बचाने का कोई मतलब नहीं रह जाता अगर आपके साथ रहने वाला इंसान ही बिना किसी का ध्यान खींचे अकेला चला जाए। उसके सपने तो बहुत मामूली से थे, एक अलार्म क्लॉक खरीदना, शियाओयू के साथ ट्रैवल करना, उसके लिए कपड़े लेना, टावर्स को एक्सप्लोर करना और मुराबोरियस के ड्रॉप्स चेक करना। इसलिए अब मौत का सामना करते हुए वो बस यही चाहता है कि ये खौफनाक सपना दोबारा न दोहराया जाए और इस पूरे बनाए गए ड्रामे को वो सीधे खारिज कर दे। भले ही उसकी एचपी 0 पर पहुंच जाए और हमलावर उसके करीब आ जाएं, क्योंकि जिस भी इंसान की वो मदद करना चाहता था ये कमीने उनके बीच में आ जाते थे। खासकर वो चोर जो उसके और ग्रीड के बीच खड़ी थी, जो अब सू यिंग के हाथों में चमकने लगा था जैसे जैसे उसके मरते हुए इरादे और मजबूत हो रहे थे। तभी उस आर्टिफैक्ट को एक जबरदस्त चाहत का एहसास होता है। उसकी सील की हुई परतें अनगिनत आंखों के साथ चमकने लगती हैं और सिस्टम एक नया प्रॉम्प्ट इश्यू करता है, ये अनाउंस करते हुए कि इसकी एक्टिवेशन कंडीशंस पूरी हो चुकी हैं। वो सीधे मरते हुए प्लेयर से बाइंड हो जाता है और उसके मौजूदा होल्डर के बावजूद उस डिवाइन आर्टिफैक्ट के फ्रैगमेंट को अनलॉक कर देता है। हरी खोल आंखों और ब्राइट पैटर्न्स के एक नामुमकिन फील्ड के साथ खुल जाती है और ग्रीड के अंदर छिपी पावर बाहर आ जाती है। इससे पहले कि सिस्टम अपने चुने हुए प्लेयर को ग्रेट सेंट डिवाइन आर्टिफैक्ट हासिल करने के लिए बधाई दे, जहां ऐसा लगा कि असली चाहत ने कागजी मालिकाना हक को दरकिनार कर दिया, अचानक सुबह 8:30 बजे बजता एक अलार्म क्लॉक उसे एक अनजान बेडरूम में जगा देता है।
उसकी बीप बीप की आवाज़ ने टावर की चीखती हुई वार्निंग्स की जगह ले ली थी। उसके बैटल रिफ्लेक्सेस ने जवाब देते हुए एक ही हाथ से उस डिवाइस को फोड़ दिया और उसके दिमाग के पूरी तरह एक्टिव होने से पहले ही सर्किट्स हवा में बिखर गए। छोटा लिन जिया टूटे हुए पार्ट्स के ऊपर बैठा हाँफ रहा था, ये सोचते हुए कि ये अलार्म यहाँ कैसे आया और क्या वो सच में अपनी मौत से बच निकला है। तभी उसकी नज़र दीवार पर टंगी एक जानी पहचानी फैमिली फोटो पर पड़ती है, एक ऐसी नामुमकिन डिटेल जो उसके पैनिक को पूरी तरह रोक देने के लिए काफ़ी थी। फिर शीशा कंफर्म करता है कि उसका शरीर अब यंग हो चुका है, जबकि एक अनसुनी आवाज़ पूछती है कि अगर उसे रीस्टार्ट करने का मौका मिले तो वो क्या चॉइस चुनेगा। उसके हाथ में पर्पल एनर्जी जलने लगती है, जिससे वो उस छिपे हुए स्पीकर से उसकी पहचान पूछने लगता है, क्योंकि उसकी ये दूसरी जिंदगी अब नॉर्मल होने का नाटक करना बंद कर देती है। उस पर्पल एनर्जी में से एक बहुत बड़ा सांप जैसा क्रीचर बाहर निकलता है और उसके सवाल का जवाब एक ऐसी एंट्री से देता है जिसकी उम्मीद किसी नॉर्मल सेकंड चांस ट्यूटोरियल में नहीं होती। उसका सींगों वाला सिर नीचे आता है जब तक कि वो क्रीचर उसकी पूरी नज़र पर छा नहीं जाता और वो छोटा सा बेडरूम उस शैडो डिवाइन डोमेन के नीचे गायब होने लगता है। फिर वो खुद को एस्मोडियस बताता है, डीमन गॉड ऑफ ग्रीड, और आखिरकार उस आर्टिफैक्ट के डरावने नाम को एक असली चेहरा मिल जाता है। लिन ग्रीड शब्द को दोहराता है, धीरे धीरे इस गॉड को उस रेलिक से जोड़ते हुए जो उसके आखिरी पलों में उससे बाइंड हुआ था। वो सोचता है कि क्या वो दोनों सिर्फ इसलिए मर्ज हुए थे ताकि उसका नया स्टेटस उसे लेवल 1 का आर्चर दिखाए, वो भी एक मामूली कंस्ट्रक्शन वर्कर के स्टैट्स के साथ, जबकि अस्मोडियस उसे लालच के अथाह कुएं और उसके साथ मिलने वाली जबरदस्त पावर में ले जाने का वादा करता है और ये कंफर्म करता है कि उसने किसी भी टावर में एंटर करने से पहले ही अवेकन कर लिया था, जो कि नामुमकिन होना चाहिए। तो वो अपनी क्लास के बारे में पूछता है, जबकि उसके आसपास के पुराने सिस्टम डिस्प्ले में दरारें पड़ने लगती हैं। जवाब सबसे ज्यादा ड्रामेटिक लाइटिंग के साथ आता है, लॉर्ड ऑफ ग्रीड, एक ऐसा नाम जो इतना ज्यादा ओवर द टॉप था कि उसका नया मालिक खुद इसे एक मजाक कहता है। लेकिन सिस्टम कंफर्म करता है कि लिन जिया ने सच में वो हिडन क्लास अवेकन कर ली है और अब इसे कोई वहम या सपना समझने का रास्ता बंद हो जाता है। जैसे ही लालच की पर्पल पावर उसकी बाहों के चारों तरफ लिपटती है, वो डोमेन के अंदर उसकी बॉडी को एक वायलेंट क्लास अवेकनिंग ट्रांसफॉर्मेशन से गुजारती है। फिर सिस्टम ऑटोमेटिकली उसे उस क्लास के यूनिक एक्सक्लूसिव वेपन से बाइंड कर देता है, बो ऑफ ग्रीड, जो उसके हाथ में चमकते हुए टुकड़ों से जुड़कर बनता है। इसके साथ ही एक ऐसा एट्रीब्यूट अनलॉक होता है जहां हर सही बो अटैक परमानेंटली उसकी मैक्सिमम एचपी को 1 से बढ़ा देता है, जिससे उसके बेसिक अटैक्स भी इन्फिनिट स्केलिंग कर सकते हैं। हालांकि अस्मोडियस तुरंत चेतावनी देकर उसकी इस खुशी पर पानी फेर देता है कि इतनी बड़ी पावर के साथ एक उतनी ही बड़ी कीमत भी जुड़ी हुई है। वो उसे एक डेली क्वेस्ट देता है, सैटिस्फाई द क्रेविंग, जिसमें उसे पूरे 24 घंटे के अंदर बो ऑफ ग्रीड से 30,000 सही शॉट्स मारने होंगे। ये कोटा इतना खौफनाक था कि हर दिन उंगलियों को घिसकर हड्डियां भी बाहर आ जाएं, तब भी आम इंसान इसे पूरा न कर पाए, खासकर तब जब हर शॉट के लिए एक ऐसा लिविंग टारगेट चाहिए जिसकी एचपी कम हो और फेल होने पर सजा मिलने वाली थी, जबकि सब यूआरबीएस में दूर दूर तक 30,000 टारगेट्स मौजूद नहीं थे। इसलिए लिन उस स्पेक्ट्रल बोस्ट्रिंग को टेस्ट करता है, जबकि अस्मोडियस उसे देखता रहता है। वो इस बात का मजा ले रहा था कि उसका नया कॉन्ट्रैक्टर अब रूल्स की बारीक शर्त पढ़ रहा है। फिर वो सजा का खुलासा करता है, डेली कोटा में से जितने भी तीर कम पड़ेंगे उसके बदले हेल ऑफ ग्रीड में 1 घंटा बिताना होगा। साथ ही वो एक रास्ता भी देता है, लॉर्ड ऑफ ग्रीड की पहचान छोड़ दो, फिर से शार्प आई बन जाओ और फ्यूचर नॉलेज का यूज करके शियाओयू के साथ शांति से जियो। लेकिन लिन बस मुस्कुराता है और नोटिस करता है कि इस धनुष का ड्रॉ वेट अभी करीब 200 पाउंड्स है। वो सजा के इस हिसाब किताब को पहले ही ट्रेनिंग डेटा मानकर चल रहा था, क्योंकि क्लास से एनहांस्ड एडल्ट भी दिन में मुश्किल से 500 बार धनुष खींच पाता है और हाई लेवल आर्चर्स की लिमिट 1000 के आसपास होती है, जिससे ये 30,000 का नंबर नामुमकिन लगने के बजाय बहुत इंटरेस्टिंग लग रहा था। इसलिए लिन ZU लॉर्ड ऑफ ग्रीड के रूप में अस्मोडियस के चैलेंज को ऑफिशियली एक्सेप्ट कर लेता है और उस नामुमकिन कोटे का सामना अपनी जिद और कम्पिटिटिव स्पिरिट से करने को तैयार हो जाता है। जब वो गॉड उससे पूछता है कि वो अपनी इस दूसरी जिंदगी के लिए क्या चुनता है, तो उसकी धीमी हंसी बदले के इस प्लान को एक फिक्स्ड अपॉइंटमेंट जैसा बना देती है, क्योंकि याओक्सिन कंसोर्शियम और इसमें शामिल हर गद्दार पर उसका कर्ज बकाया था और हमारा बंदा ये वसूली बहुत पहले ही शुरू करने का इरादा रखता है। तभी वो अबिस गायब हो जाता है और वो वापस अपने उसी पुराने टूटे फूटे कमरे में लौट आता है, ठीक उसी वक्त जब कोई दरवाज़ा खोलता है और उसकी अवेकनिंग के बाद का मंजर देख लेता है। सामने एक उनींदी सी शियाओयू जिंदा खड़ी थी, जो शिकायत कर रही थी कि उसके भाई का सुबह सुबह का ये शोर ऐसा लग रहा है जैसे वो घर ढहाने की कोशिश कर रहा हो। तभी उसकी नज़र डेस्क पर पड़े अलार्म क्लॉक के सुलगते हुए टुकड़ों पर पड़ती है और उसे समझ आ जाता है कि इस शोर का शिकार कौन बना था। इसके बाद वो उनके बचे कुचे जेब खर्च का वास्ता देते हुए गुस्से में लेक्चर ठोकने लगती है, क्योंकि नए इलेक्ट्रॉनिक्स खरीदना फिलहाल उनके बजट में दूर दूर तक नहीं था। लेकिन लिन उसकी हर शिकायत को अनदेखा करके उसे जोर से गले लगा लेता है। ये देखकर उसकी बहन चौंक जाती है, जो छुट्टा पैसों के लिए बहस की उम्मीद कर रही थी। वो फुसफुसाते हुए कहता है कि शियाओयू को दोबारा देखना कितना शानदार लग रहा है, क्योंकि उसे मरते हुए देखने के बाद ये मामूली सी सुबह किसी भी लेजेंडरी ड्रॉप से कहीं ज्यादा कीमती थी। वो उसकी छाती से लगी जमी सी खड़ी रह जाती है, ये समझ नहीं पा रही थी कि क्या उसके हमेशा शांत रहने वाले भाई ने अलार्म क्लॉक से भी ज्यादा कीमती कोई चीज तोड़ दी है। फिर वो उसे पीछे धकेलती है और पूछती है कि वो ऐसी बातें क्यों कर रहा है जैसे वो किसी जिंदगी और मौत के मोड़ से बचकर निकले हों, और उस अचानक इमोशनल हुए इंसान को पीछे हटने को कहती है।
लिन याद करता है कि वो नहीं जानती कि ये उसकी जिंदगी का आखिरी साल है या उनके पास कितना कम वक्त बचा है, जबकि शियाओयू नाश्ता बनाने चली जाती है और वो मन ही मन वादा करता है कि ये नई जिंदगी पुरानी स्क्रिप्ट पर नहीं चलेगी, क्योंकि जिस भी चीज़ ने उसे एक बार छीना था वो अब फिर कभी नहीं होगा जब तक कि उसके भाई के पास फ्यूचर की नॉलेज और लालच की पावर एक साथ है। उनकी ये नाजुक सी शांति कुछ ही सेकंड्स टिकती है, जब तक कि मेन गेट पर जोर जोर से थपथपाने की आवाज़ नहीं आती। इससे शियाओयू हॉल के बीच में ही डरकर रुक जाती है। तभी एक जानी पहचानी आवाज़ लिन जेडयू को दरवाज़ा खोलने का ऑर्डर देती है और चिल्लाती है कि उन्हें पता है कि वो अंदर ही छिपा हुआ है। ये वही आवाज़ थी जिसे वो पुरानी टाइमलाइन से पहचानता था, जिसने उसके रिलीफ की जगह तुरंत उस ठंडे फोकस को ला दिया जो किसी अधूरे काम को पूरा करने वाले इंसान के चेहरे पर होता है। शियाओयू फुसफुसाती है कि वो लोग वापस आ गए हैं, लेकिन उसका भाई उसे अपने पीछे कर लेता है और शांति से आगे बढ़ जाता है। तभी 3 रिकवरी एजेंट्स लात मारकर दरवाज़ा तोड़ देते हैं। वे बकाए पैसे मांगते हैं और चेतावनी देते हैं कि बॉस यांग 3 दिन एक्स्ट्रा इंतजार करने के बाद बेहद गुस्से में है। उनका ब्लॉन्ड लीडर किसी भी बातचीत का मौका दिए बिना अपने आदमियों को हमला करने का ऑर्डर देता है। वो तीनों शिकारी जानवरों की तरह कमरे में फैल जाते हैं। लिन उन वही कमीनों को पहचान लेता है जिनकी वजह से उसकी पिछली जिंदगी पर एक ऐसा कर्ज चढ़ गया था जिससे वो कभी भाग नहीं पाया, क्योंकि उसके सब कुछ चुका देने के बाद भी उन्होंने उसे लहूलुहान कर दिया था और दावा किया था कि बॉस यांग के पास जाने से ही उसका अंजाम तय हो चुका था। जबकि शियाओयू उनसे रुकने की भीख मांगती रही थी और वो वसूली करने वाले हंसते हुए बोले थे कि पछतावे ने भी बाकी सब चीज़ों के साथ अपनी पेमेंट की डेडलाइन मिस कर दी है। अब वो याद उसे एकदम ठंडा कर देती है जब वो पूछता है कि वो वापस क्यों आए, जबकि मूल पैसा पहले ही पूरा चुका दिया गया था। लेकिन लीडर इस बात पर अड़ा रहता है कि भरपाई तो अभी बहुत दूर है। उसके चेहरे पर उस इंसान जैसी मरीज मुस्कान थी जो प्रीमियम ग्रेड की रंगदारी वसूलने वाला हो, क्योंकि छिपे हुए ब्याज से और ब्याज बनता है एक छोटा सा डिटेल जिसे उन्होंने लोन के जाल में इन दोनों बेबस भाई बहन को पूरी तरह फंसाने से पहले बड़ी चालाकी से छुपा लिया था। लिन का ये शांत इल्जाम उस लीडर को पल भर के लिए चौंका देता है, जो एक कोने में घिरे हुए देनदार से तीखे सवालों के बजाय घबराए हुए बहानों की उम्मीद कर रहा था। फिर वो खुद को संभालता है और इसे बिजनेस का रूल बताता है, लिन को गरीब और बेबस होकर बॉस युंग से उधार लेने के लिए कसूरवार ठहराते हुए। तभी वो गंजा रिकवरी एजेंट चाकू उठाता है और आखिरकार नोटिस करता है कि इस यंग लड़के की आंखों में उम्मीद के मुताबिक डर का कोई नामो निशान नहीं है। इसके बाद वो चाकू उसकी गर्दन पर टिका देता है और घुटनों पर बैठकर माफी मांगने को कहता है और बोलता है कि फिर वो ऐसे नाटक करेंगे जैसे कुछ हुआ ही ना हो। हालांकि शियाओयू चेतावनी देती है कि ये तीनों आदमी अवेकेंड प्रोफेशनल्स हैं। वो इस बात से बुरी तरह डरी हुई थी कि उसका भाई अकेले इस तरह उनका मुकाबला कभी नहीं कर सकता, लेकिन लिन चाकू को हाथ से ही पकड़ लेता है, मन ही मन ये तय करते हुए कि ये जिंदगी पहली वाली की तरह नहीं दोहराई जाएगी, और उन रिकवरी एजेंट से एक सीधा सवाल पूछता है कि क्या वो सच में प्रोफेशनल्स हैं, और उनका टाल मटोल भरा एटीट्यूड स्टेटस स्क्रीन के कंफर्म करने से बहुत पहले ही इस सवाल का जवाब दे देता है, क्योंकि उसके खुद के स्टैट्स तो काफी एवरेज दिख रहे थे। फिर भी लॉर्ड ऑफ ग्रीड का फिजिकल एनहांसमेंट उस लेवल 1 की बॉडी में मॉन्स्टर जैसी ताकत भर देता है। जैसा कि एस्मोडियस समझाता है, ये क्लास एक नॉर्मल प्रोफेशनल से 10 गुना ज्यादा बूस्ट देती है, पर इसके यूजर के लिए एक खतरनाक लिमिटेशन भी है। वो लेवल अप करके एट्रीब्यूट्स हासिल नहीं कर सकता, सिर्फ ग्रीड क्वेस्ट्स ही रिवॉर्ड्स देती हैं, यानी उसके डेली ऑब्जेक्टिव्स ही ज्यादा ताकत पाने का सबसे तेज रास्ता है। इसका मतलब था कि आगे बढ़ता हुआ ये रिकवरी एजेंट कोई खतरा नहीं, बल्कि उनके अपार्टमेंट के अंदर इस नई क्लास का पहला आसान फील्ड टेस्ट था। इसलिए लिन चाकू वाले हाथ को वहीं लॉक कर देता है, उन लोन देने वालों को पिशाच बुलाता है और समझ जाता है कि अब वो उनका बेबस शिकार नहीं रहा। फिर वो उस गंजे आदमी को एक ही हाथ से उठाकर कमरे के दूसरे कोने में फेंक देता है। कंगाल समझे जाने वाले इस देनदार की ताकत का अंदाजा हर किसी के दिमाग में जोर से रीसेट करते हुए ब्लॉन्ड लीडर और उसका लंबे बालों वाला पार्टनर ये देखकर हक्के बक्के रह जाते हैं, जब उनका भाड़े का पहलवान सामने वाली दीवार का बिना प्लान किया हुआ इंस्पेक्शन पूरा कर रहा होता है। लिन बेपरवाही से चाकू अपने पास रखता है, शियाओयू उसके पीछे से झांकती है, और दोनों खड़े एजेंट आज के इस आसान से लगने वाले कलेक्शन जॉब पर दोबारा सोचने को मजबूर हो जाते हैं। इससे पहले कि वो ब्लेड नीचे करे और आगे बढ़े, उसकी बहन उस भाई के पीछे फुसफुसाती है जिसे वो अब मुश्किल से ही पहचान पा रही थी। तभी ब्लॉन्ड लीडर गिरे हुए आदमी के ऊपर से फ्लाइंग किक मारता है, ये शर्त लगाते हुए कि उसकी प्रोफेशनल ताकत इस हायरार्की को तुरंत वापस कायम कर देगी, और वो वादा करता है कि वो एक आम इंसान और एक अवेकेंड प्रोफेशनल के बीच का फर्क अभी एक दर्दनाक सबक के साथ दिखाएगा। लेकिन तभी लिन की हथेली पर ग्रीड का मार्क चमक उठता है, जब वो अटैक के बीच में ही अपने एक्सक्लूसिव वेपन को उस छोटे से कमरे में समन कर लेता है। वो वायलेट बाउ ऑफ ग्रीड को अपनी बॉडी के सामने लाता है और उस अटैक को इतनी ताकत से रोकता है कि उनके चारों तरफ एनर्जी बिखर जाती है। लीडर का घमंड भरा चेहरा
पल भर में घबराहट में बदल जाता है, क्योंकि उस सो कॉल्ड आम इंसान ने बिना एक कदम पीछे हटे उसके प्रोफेशनल स्ट्राइक को ब्लॉक कर दिया था। वहीं शियाओयू भी बराबर के अविश्वास से देख रही थी, ये एहसास करते हुए कि उसका भाई उनके गायब जेब खर्च से कहीं बड़ी चीज छिपा रहा है। लिन उस लीडर के अगले अटैक को भी अपने चमकते हुए धनुष पर रोक लेता है और दोनों में से किसी भी एजेंट के संभलने से पहले उसे वहीं जकड़ लेता है। तभी वो लंबे बालों वाला आदमी अपना स्टाफ जमीन पर पटकता है, जिससे फर्श पर एक दहाड़ता हुआ फायरबॉल जल उठता है और वो उसे सीधे लिन की तरफ दाग देता है। लिन उस धमाके के बीच से घूमता है, ब्लॉन्ड लीडर को घसीटकर उसके रास्ते में ले आता है और पीछे जलते हुए फायरबॉल के साथ एक हमलावर को ही दूसरे के खिलाफ ढाल बना लेता है, जबकि उसके चेहरे का एक्सप्रेशन इतना शांत था कि पूरा एम्बुश किसी खराब रिहर्सल जैसा लग रहा था। इसके बाद वो लीडर के चेहरे पर अपना जूता मारता है और उस बदकिस्मत आदमी के सहारे दिशा बदलकर उस अधमरे एजेंट को गोल घुमा देता है। वो दोनों फाइटर्स को आग के सेंटर से बाहर ले आता है, जिससे वो अटैक अपने टारगेट से काफी दूर निकल जाता है। जब वो मूवमेंट खत्म होता है तो ब्लॉन्ड लीडर फर्श पर अधमरा पड़ा रहता है, जबकि उसका लंबे बालों वाला पार्टनर अकेले ही उस स्टाफ को थामे रहता है। उसके चेहरे पर गुस्से भरी मुस्कान और पसीना साफ दिख रहा था, क्योंकि वो अपनी उस इज्जत को बचाने की कोशिश कर रहा था जो उसके दोनों साथियों से भी ज्यादा डैमेज हो चुकी थी। फिर वो हथियार को सिर से ऊपर उठाता है और उसमें आग भर देता है, ये सोचकर कि एक बड़ा धमाका उसकी इस बेइज्जती का हिसाब चुकता कर देगा। लेकिन इससे पहले कि उसकी स्पेल पूरी होती, वो वायलेट धनुष सीधे उसकी नाक के नीचे आ जाता है और उसके दिमाग में चल रही हर धमकी वहीं दम तोड़ देती है। लिन उसे चेतावनी देता है कि स्मोक अलार्म से निकली एक भी आवाज के बदले उसे फायर स्टेशन की ग्रिल पर 119 कट लगेंगे। बचा हुआ एजेंट उस हिसाब किताब को सीरियसली ले लेता है और पसीना बहाते हुए देखता है कि तीर का नुकीला सिरा इतना पास है कि उसे अपना हर टुकड़ा पहले से ही नपातुला महसूस हो रहा था। फिर वो इतनी तेजी से घुटनों के बल गिरता है कि उसका मुंह कुछ बोलने से पहले ही फर्श उसकी सरेंडर की अर्जी कबूल कर लेता है और वो अपनी जान की भीख मांगने लगता है। लिन तने हुए धनुष को उसकी तरफ ताने रहता है और बिना पिघले उसकी बात सुनता है। फिर वो हथियार नीचे करता है और उसे एक मैसेज के साथ वापस जाने का ऑर्डर देता है, जिसमें रहम तो था पर शर्तें बिल्कुल साफ थीं। जैसे ही उसकी उंगलियां धनुष पर दोबारा जमती हैं, ये इशारा था कि आज की चेतावनी सिर्फ एक लिखी हुई चिट्ठी से पूरी नहीं होगी। वो अपने गाल तक एक वायलेट तीर खींचता है, जिससे उस धनुष के किनारों पर एनर्जी मटने लगती है और पूरा छोटा सा अपार्टमेंट चमकने लगता है। फिर वो उसे उस घुटने पर बैठे आदमी के चेहरे के ठीक पास से रिलीज कर देता है, इतने करीब से कि उसकी मुस्कान गायब हो जाती है और पीछे सिर्फ खौफ रह जाता है। वो शॉट एक चमकदार वायलेट लकीर बनकर बाहर निकल जाता है और पूरे मोहल्ले को बता देता है कि इस कर्ज के विवाद को अब लॉन्ग रेंज सपोर्ट मिल चुका है। लिन बेपरवाही से उस चमकते धनुष को नीचे करता है और बचे हुए बंदे को साफ साफ बताता है कि जियांग यांग को सीधे कौन सा मैसेज देना है। वो अपना मुंह फेर लेता है, जबकि वो डरा हुआ एजेंट अपने अधमरे साथियों को समेटता है, जिससे ये साफ हो जाता है कि इस भाई बहन का घर अब कोई खुली छूट वाली जगह नहीं है और वो हारी हुई तिगड़ी दरवाजे से बाहर भाग जाती है। एक आदमी बाकी दो को उठाकर ले जा रहा था, जबकि लिन और शियाओयू उन्हें जाते हुए देखते हैं। जब अपार्टमेंट में शांति छा जाती है तब वो अपने भाई का सामना करती है। उसके चेहरे पर राहत तो थी, पर साथ ही ढेरों अर्जेंट सवाल भी थे जिन्हें वो ठीक से समझ नहीं पा रही थी, क्योंकि उन एजेंटों को रोकना तो काबिले तारीफ था, लेकिन उनके लेवल 25 के बॉस को भड़काना खतरे को कम करने के बजाय और बढ़ा सकता था। लिन आखिरकार उसके चेहरे का एक्सप्रेशन नोटिस करता है और उसके पास आता है। उसका फाइटर वाला चेहरा गायब हो जाता है और उसकी जगह एक बड़े भाई की थकी हुई फिक्र ले लेती है। फिर वो एक बड़ा सा थम्स अप देता है और उसे यकीन दिलाता है कि सब कुछ संभल गया है। उसके चेहरे पर ऐसा कॉन्फिडेंस था कि मानो उसे अपनी ही हेलो की जरूरत हो। लेकिन शियाओयू को अभी भी यकीन नहीं होता और वो पूछती है कि आज की इस बेइज्जती के बाद वो उन एजेंट्स के पीछे बैठे आदमी का सामना कैसे करेगा, क्योंकि जियांग यांग बातों से समझने वालों में से नहीं है और उसके आदमियों को इस हालत में वापस भेजने से वो और भी ज्यादा खतरनाक हो जाएगा। ये डर उस मनी लेंडर की लेवल 25 की पावर की वजह से और गहरा था, जो उन छोटे मोटे प्रोफेशनल से कहीं आगे था जिन्हें लिन ने अभी अभी धूल चटाई थी। और वो मानती है कि उसके भाई के चेहरे का लुक जियांग यांग के सामने आने से पहले ही डरावना लग रहा था। तो लिन जवाब में उसका सिर थपथपा देता है, जिस पर वो चिढ़कर विरोध करती है और कमरे में फिर से नॉर्मल भाई बहन वाली नोकझोंक लौट आती है। लेकिन वो मस्ती वाला पल तब खत्म हो जाता है जब लिन की नज़र उसकी आस्तीन के नीचे पड़ती है और उसकी आंखें उस चीज पर जाकर टिक जाती हैं जिसे वो छुपाने की कोशिश कर रही थी। वो शियाओयू का हाथ विरोध के बीच ही रोक लेता है और कपड़ा पीछे खींचता है। इससे पहले कि वो उसका हाथ छुड़ा पाती, उसकी चिढ़ घबराहट में बदल जाती है। उसकी बांह पर पर्पल कलर के सांप की कैंचुली जैसे चकत्ते फैल रहे थे। ये वही सिम्टम था जिसे उसकी पुरानी टाइमलाइन ने बहुत देर होने तक छुपा कर रखा था। वो अपना हाथ झटके से छुड़ा लेती है और उसे ढक लेती है और इतने पैनिक में जांच कराने से मना करती है कि लिन का सबसे बुरा शक सच साबित हो जाता है। शियाओयू घने सायों के बीच मुंह फेर लेती है, साफ तौर पर डरी हुई और खुद में सिमटी हुई। वहीं उसके भाई को एहसास होता है कि 1 साल का काउंटडाउन पहले ही शुरू हो चुका है। वो उस निशान के बारे में कुछ भी बताए बिना अपने कमरे की तरफ चली जाती है और लिन को पीछे एक ऐसी फ्यूचर मेमोरी के साथ छोड़ देती है जो अचानक बहुत खौफनाक और सामने खड़ी महसूस हो रही थी, क्योंकि जियांग यांग चुपके से याक्सिंग कंसोर्शियम का वो काला हाथ था जो उन गंदे कामों को संभालता था जिन्हें उनकी चमचमाती पब्लिक इमेज छू भी नहीं सकती थी। और लिन उस मनी लेंडर की
क्रिमिनल नेटवर्क को उसी मशीन का एक और छिपा हुआ हिस्सा पहचान लेता है जिसने उसकी पहली जिंदगी में उसे धोखा दिया था। फिर भी शियाओयू की बीमारी सबसे पहले मायने रखती है। उसका ध्यान बदले से हटकर सिर्फ एक कमरा दूर खड़ी उसकी बहन पर चला जाता है। उसका इरादा और मजबूत हो जाता है क्योंकि इस बार उसके पास सिर्फ अपनी नाकामी की यादें ही नहीं हैं, बल्कि उस पुरानी टाइमलाइन से मिली वो सटीक नॉलेज भी है जो बहुत देर से सामने आई थी, जिसमें उसकी बीमारी के इलाज की चाबी भी शामिल है। एक ऐसी चीज जिसे उसकी पहली जिंदगी ने तब खोजा था जब उसे बचाने का मौका हाथ से निकल चुका था। दूसरी तरफ वो पिटे हुए एजेंट्स टाइगर गैंग के हेडक्वार्टर पहुंचते हैं, जो कि एक मॉडर्न टावर था जहां कांच की शानदार दीवारों के पीछे जियांग यांग का धंधा चलता था। वो उसके ऑफिस के अंदर झांकते ही हैं कि एक विशाल काला क्लब फर्श पर दे मारा जाता है, जो ये इशारा था कि उनकी सफाई की शुरुआत बहुत खराब हुई है। तीनों आदमी उस गड्ढे के पास घुटनों के बल बैठ जाते हैं। उनका पहले वाला टैल मटोल भरा एटीट्यूड अब उन एम्प्लॉइज जैसा हो चुका था जो अपनी कंपनी के भयानक घाटे के नतीजे बता रहे हों। जियांग यांग अपने खोपड़ी वाले हथियार पर एक हाथ रखे उन पर हावी हो रहा था और पूछ रहा था कि एक मामूली सी वसूली ने ये बेइज्जती कैसे करा दी। वो लंबे बालों वाला एजेंट जवाब देने की कोशिश करता है, पर शब्द निकलने से पहले ही उसकी डरी हुई मुस्कान के पीछे वो वायलेट धनुष और लिन का चेहरा घूमने लगता है। गैंग बॉस अपनी अंगूठियों से भरा बड़ा सा हाथ नीचे बढ़ाता है, ये तय करते हुए कि गवाही को थोड़े फिजिकल टच की जरूरत है। फिर वो उस एजेंट को ऑफिस के पार इतनी जोर से फेंक देता है कि बाकी लोगों के रिएक्ट करने से पहले उसका शरीर हवा में कलाबाजियां खाने लगता है। वो फर्श पर मुंह से झाग निकालता हुआ पड़ा रहता है, जबकि जियांग यांग एग्जिट की तरफ मुड़ता है। उसका सारा गुस्सा अब उस जिम्मेदार देनदार की तरफ था। वो खोपड़ी वाला क्लब लेकर बाहर निकलता है, जबकि बाकी आदमी पीछे हट जाते हैं, जो इशारा था कि टाइगर गैंग का बॉस अब खुद वसूली करने जाएगा। हेडक्वार्टर में वापस जियांग यांग का क्लब एक और चमचे से बस कुछ इंच दूर रुकता है और पूरे कमरे में सन्नाटा छा जाता है। उसकी अगली कमांड के नीचे सब जम जाते हैं जब वो विशालकाय बॉस खचाखच भरे हॉल के सामने खड़ा होकर टाइगर गैंग के हर अवेलेबल मेंबर को अपने साथ बाहर चलने का ऑर्डर देता है। पूरी भीड़ एक सुर में यस सर चिल्लाते हुए एग्जिट की तरफ भागती है, क्योंकि ऐसा लग रहा था जैसे एक अकेले देनदार के लिए पूरी मिलिट्री तैनात की जा रही हो, जबकि उनका लीडर अपनी चमकती लाल आंखों और एक ऐसी मुस्कान के साथ देख रहा था जो वादा कर रही थी कि इस ऑपरेशन में तरस की कोई जगह नहीं है। शहर के दूसरे कोने में मूंछों वाला एक सिक्योरिटी गार्ड अपनी कैप ठीक करता है और एक पॉश रेसिडेंशियल सोसाइटी के गेट पर लिन और शियाओयू का रास्ता रोक लेता है। वो लिन के हरे वेस्ट और उसके पीछे खड़ी उसकी बहन के सिंपल कपड़ों की तरफ इशारा करता है। फिर वो गेट के पार बनी आलीशान प्रॉपर्टी की तरफ इशारा करता है, जिससे उनका ठिकाना उसकी सोच से बिल्कुल अलग लग रहा था, जब तक कि शियाओयू दबी आवाज में पूछ नहीं लेती कि कहीं उसका भाई उन्हें गलत पते पर तो नहीं ले आया। और खुद लिन भी पल भर के लिए थोड़ा अनश्योर लगता है। गार्ड उनके करीब आता है और उन पर चुपके से अंदर घुसने का इल्जाम लगाता है, मामूली विजिटर्स के साथ किसी पकड़े गए क्रिमिनल जैसा बर्ताव करते हुए। लेकिन लिन की सिल्वर आंख उस आदमी की मूवमेंट को पढ़ लेती है। इससे पहले कि वो घमंड भरी पूछताछ किसी खतरनाक मोड़ पर पहुंचे, तो वो गार्ड की कलाई पकड़ लेता है और उससे कहता है कि वो जंक्शन के ओनर को कॉल करे, जो लिन की पहचान तुरंत कंफर्म कर सकता है। इसके बजाय गार्ड अपना डंडा हवा में उठाता है और धमकी देता है कि अगर उसने उसका हाथ तुरंत नहीं छोड़ा तो वो उसे जान से मार देगा। ये देखते ही लिन के चेहरे से सब्र का आखिरी कतरा भी गायब हो जाता है, जब वो अथॉरिटी के इस गलत इस्तेमाल का जवाब उसी की भाषा में देने के लिए तैयार होता है। तभी एक तेज कार का हॉर्न उन्हें रोकता है और डंडा नीचे आने से पहले ही सबका ध्यान एंट्रेंस की तरफ चला जाता है। बाहर एक पिंक कन्वर्टेबल कार खड़ी थी, जिसका चिढ़ा हुआ ड्राइवर पूछ रहा था कि इतनी देर से गेट बंद क्यों है। उसमें से लाल जैकेट और ऑरेंज गॉगल्स पहने गुलाबी बालों वाला एक यंग लड़का निकलता है, जिसकी बेपरवाह शिकायत गार्ड की प्रायोरिटीज को तुरंत बदल देती है, क्योंकि उस नए बंदे पर एक नजर पड़ते ही गार्ड की गुंडागर्दी घबराहट में बदल जाती है और उसकी अधूरी धमकी उसके होठों पर ही दम तोड़ देती है। वो नया लड़का बाहर आता है, लिन की तरफ गर्मजोशी से हाथ बढ़ाता है और उसका स्वागत किसी खास मेहमान की तरह करता है। शियाओयू इस पूरे सीन को पलटते हुए देखती है, जबकि गार्ड उनके पास दुबक कर खड़ा हो जाता है और उन्हें रोकने की वजह समझाने की कोशिश करता है। उसका हर एक फुसफुसाया हुआ शब्द गुलाबी बालों वाले लड़के के एक्सप्रेशन को और गहरा कर देता है, जब तक कि उसका जबड़ा भींच नहीं जाता और आंख फड़कने नहीं लगती। ऐसा लगा जैसे उस गार्ड को अभी अभी एहसास हुआ हो कि असली पहचान बताने में नाकाम कौन हुआ था। जवाब तब आता है जब गुलाबी बालों वाला लड़का उस गार्ड को लात मारकर एक तरफ कर देता है। वो इस बात पर भड़का हुआ था कि उसके खुद के गेट पर किसी ने उसके भाई को भिखारी कहा। वो डरा हुआ गार्ड तुरंत गायब होने के वादे के साथ वहां से भाग खड़ा होता है। तभी लिन अपने बचाने वाले को साफ साफ पहचान लेता है। ये वैंग शुई था, अमीर वांग फैमिली का यंग मास्टर, जिसकी दौलत और टैलेंट ने उसे पिछली टाइमलाइन में एक सक्सेसफुल शील्ड नाइट बनाया था। फिर भी लिन अपने पुराने साथी को खामोशी से देखता है, उसके इस हंसमुख मिजाज को उस सबसे नापते हुए जो उन दोनों ने एक साथ अवेकन होने के बाद झेला था, क्योंकि वांग ने कभी मॉन्स्टर्स की लहरों के बीच उसके साथ कंधे से कंधा मिलाकर लड़ाई की थी, जिससे ये साबित हो गया था कि वो अमीर यंग मास्टर सिर्फ एक पैसों वाला शील्ड नहीं था।
अब वांग अपना नाम सुनते ही मुड़ता है, किसी डेंजरस फेवर की उम्मीद करने के बजाय एक नॉर्मल मुलाकात की उम्मीद करते हुए। उसके चेहरे पर उस इंसान जैसा कॉन्फिडेंस था जिसने आज तक ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं देखी थी जिसे उसकी फैमिली के रिसोर्सेज आराम से दूर न कर सकें। लेकिन तभी लिन सीधे उसकी तरफ उंगली उठाता है और मदद मांगता है, जिससे वो बेपरवाह कॉन्फिडेंस तुरंत एक चौंके हुए और गहरे शक भरे लुक में बदल जाता है, क्योंकि ये रिक्वेस्ट किसी आम फेवर से कहीं ज्यादा बड़ी मुसीबत के बारे में थी। और वांग बता सकता था कि उसके दोस्त का ये गंभीर चेहरा सबसे बुरे डिटेल्स को छुपा रहा है। सबसे पहले लिन धीरे से शियाओयू को उन दोनों के बीच में खड़ा करता है और वांग से कहता है कि जब तक वो अकेले कुछ संभाल रहा है तब तक वो उसकी बहन का ख्याल रखे। वो कंफ्यूजन में ऊपर देखती है। साफ तौर पर इस अरेंजमेंट का पता उसे भी उसी पल चला था जब उसकी हिफाजत के लिए अचानक असाइन किए गए उस बंदे को लिन उसके कंधे पर हाथ रखकर ऑफिशियली इंट्रोड्यूस कराता है और इस बात पर जोर देता है कि शियाओयू उसकी प्यारी छोटी बहन है। वांग एक खिंची हुई मुस्कान और माथे पर पसीने के साथ जवाब देता है, ये समझते हुए कि मांगी गई मदद कम ग्लैमरस पर काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जबकि लिन अपनी आंखें बंद करता है और आगे समझाना जारी रखता है, जिससे उस अमीर वारिस के पास इस जिम्मेदारी को हल्के में लेने की कोई गुंजाइश नहीं बचती। इसके बाद दोनों नए पार्टनर्स अगल बगल खड़े होते हैं। वांग हार माना हुआ दिख रहा था, जबकि शियाओयू ऐसे मुस्कुरा रही थी जैसे ये अजीब ट्रांसफर एकदम परफेक्टली हुआ हो। फिर वो शैडो बॉक्सिंग करने लगती है और जिद करती है कि उसका भाई भी बहुत ज्यादा स्ट्रांग है, प्रोटेक्शन को एक कॉम्पिटिटिव फैमिली एडवर्टाइजमेंट जैसा बनाते हुए। लेकिन लिन की हल्की मुस्कान एक तीखे फोकस के नीचे गायब हो जाती है, क्योंकि उसका असली ध्यान उसकी आस्तीन के नीचे छिपी बीमारी पर ही टिका हुआ था। वो मन ही मन शियाओयू का नाम दोहराता है, जबकि उसे वो फैलते पर्पल स्केल्स याद आ रहे थे। इस फ्रेंडली मुलाकात को एक ऐसे रेस्क्यू की तैयारी में बदलते हुए जिसे पुरानी टाइमलाइन के हावी होने से पहले कामयाब होना ही होगा, चाहे वो आगे का रास्ता कैलकुलेट करते हुए कितना भी शांत क्यों न दिख रहा हो। वांग उस गंभीर चेहरे को देखता है और शियाओयू से पूछता है कि क्या उसके भाई को हमेशा कब्ज रहता है। शक भरे सटीक मजाक से टेंशन को खत्म करते हुए लिन उस खिंचाई से मुंह फेर लेता है और उन दोनों से कहता है कि घूरना बंद करें और वापस आगे के काम में लग जाता है। फिर वो कार के पास रुकता है और एक आखिरी डिटेल याद करता है और रेसिडेंस गेट से अकेले निकलने से पहले वांग को वापस बुलाते हुए उसका एक्सप्रेशन और सख्त हो जाता है जब वो कहता है कि एक और इम्पॉर्टेंट वार्निंग है, जिससे ये साफ हो जाता है कि शियाओयू की प्रोटेक्शन को कैजुअली नहीं लिया जा सकता। वांग और शियाओयू दोनों एक जैसे ब्लैंक चेहरों के साथ जवाब देते हैं। उनकी खामोशी बता रही थी कि लिन का ये ड्रामेटिक अंदाज उस एक्सप्लेनेशन से काफी आगे निकल गया था जिसकी वे उम्मीद कर रहे थे। इसके बाद वो एक खचाखच भरे इक्विपमेंट मार्केट में एंटर करता है, जहां वेंडर्स शहर के टावर्स के नीचे पोशंस, मटेरियल्स और स्किल्स का प्रचार कर रहे थे। दुकानदार छोटी छोटी दुकानों से हाथ हिलाते हैं और गुजरते हुए एडवेंचर्स को बुलाते हैं, सड़क को उन सभी शॉर्टकट से भरते हुए जिन्हें एक नया टावर क्लाइंबर खरीद सकता है। जहां आर्मर, ब्लेड्स, टूल्स और उबलते हुए कड़ाहे उन वर्कशॉप्स को भरे हुए थे जहां एक्सपीरियंस्ड कारीगर मॉन्स्टर की लूट को क्लाइंबर्स के लिए यूजफुल इक्विपमेंट्स में बदलते थे। लेकिन लिन बिना रुके आगे बढ़ता रहता है। उसकी पुरानी जिंदगी की नॉलेज आज उसके आसपास हो रही शोर शराबे वाली सेल्स पिच से कहीं ज्यादा कीमती थी। एक गंजा वेंडर अभी भी प्लेग नेमेसिस और रैट पॉइजन नाम के फर्स्ट फ्लोर क्लियरिंग सीक्रेट्स बेच रहा था और उसकी नाक के नीचे एक हरी शीशी लहरा रहा था। लेकिन लिन उस पिच को इतने सटीक तरीके से रिजेक्ट करता है कि पास के बाकी सेलर्स मुड़कर सोचने लगते हैं कि क्या ये शांत नया बंदा कोई एक्सपर्ट है। वो उन पर ध्यान दिए बिना उस धुंधले मार्केट से गुजरता रहता है, उन सो कॉल्ड एक्सपर्ट्स को अपना सामान और नई नई मिली इनसिक्योरिटी अपने पास ही रखने देता है, क्योंकि उसकी मंजिल इन रिटेल ट्रिक से बहुत आगे थी। और सामने टावर का जाना पहचाना एंट्रेंस उस अकेले रिसोर्स को संभाल कर बैठा था जो शियाओयू को बचा सकता था। टावर ऑफ बैबल के सामने खड़े होकर लिन इतिहास के हिसाब से करंट डेट को नापता है और कंफर्म करता है कि वो कितना पहले वापस आया है। टावर को बने हुए 10 साल हो चुके थे, जिससे वो एक ऐसी हिडन डिस्कवरी के सामने खड़ा था जो आगे चलकर पूरे शहर के पावर बैलेंस को बदल देने वाली थी। ब्लू पोर्टल एनर्जी उसकी बॉडी के चारों तरफ लिपट जाती है जब वो अकेले अंदर एंटर करता है। वो अपने साथ कोई खरीदा हुआ शॉर्टकट लेकर नहीं आया था, क्योंकि फ्यूचर ने खुद उसे मैप दे दिया था। पिछली टाइमलाइन में याओक्सिन कंसोर्शियम के एक नौसिखिया स्क्वाड ने इसी टावर के अंदर गलती से एक हिडन ड्रीम खोज निकाला था और एक एक्टिव क्रिस्टल कोर हासिल किया था, जिसने पूरे शहर में सनसनी मचा दी थी। खासकर तब जब रिसर्चर्स को पता चला कि ये टावर डिजीज को ठीक कर सकता है, जिससे लिन की सिल्वर आंख के पीछे तैरती वो चमकदार मेमोरी सिर्फ एक खजाना भर नहीं रह जाती। ये पुराने गम को दोहराने और उसे बदलने के बीच का फर्क थी। इस बार वो उस नौसिखिया स्क्वाड से पहले ही उस तबाह हो चुके वीरान शहर में पहुंच जाता है। टूटी हुई ईंटों के बीच से नीली तरंगों का पीछा करते हुए वो उस हिडन रीम की तरफ बढ़ता है और शांत मलबे का मुआयना करने के लिए गिरे हुए कंक्रीट के ऊपर रुकता है, यह जानते हुए कि इलाज इसी बेकार से दिखने वाले फर्स्ट फ्लोर के अंदर मौजूद है। लिन दोनों हाथ जेब में डाले ढहे हुए मकानों के बीच गहराई में चलता जाता है। टूटे शहर के उस अजीब सन्नाटे को वो सब बयां करने देता है जो हलचल नहीं बता सकती थी, और टूटी हुई टनल्स के अंदर लाल आंखों के जोड़े खुलने लगते हैं, जहां हल्के नीले धुंधलके के ठीक पार छोटी छोटी परछाइयां इकट्ठा हो रही थीं। लेकिन उसकी एक तिरछी नजर बताती है कि उसने एम्बुश बनने से पहले ही उन्हें नोटिस कर लिया था, एक पुराने दुश्मनों से दोबारा मिलने वाले इंसान जैसा सुकून बनाए रखते हुए।
तभी मलबे में से कई आर्मर्ड चूहों रेंगते हुए बाहर आते हैं। धातु की प्लेटों, पंजों, नुकीले दांतों और बहुत ही बेतुके टेरिटोरियल कॉन्फिडेंस के साथ उनकी लाल आंखें दमक रही थीं। हर छज्जे पर से और भी बाहर निकल आते हैं मॉडिफाइड जायंट रैट्स, फर्स्ट फ्लोर के सबसे कॉमन मॉन्स्टर्स, और ठीक वही लिविंग टारगेट्स जिनकी उसके क्वेस्ट को जरूरत थी। ग्रीड उसके हाथ में भड़क उठता है और लिन उस झुंड को परफेक्ट बताता है, ये तय करते हुए कि ये वॉलंटियर्स बाकी किसी भी चीज से पहले उसका चैलेंज क्वेस्ट पूरा करेंगे। चूहे टूटे हुए ब्लॉक्स में फैल जाते हैं और भागने के सारे रास्ते बंद कर देते हैं। उनकी चीखें इमारतों के बीच किसी आते हुए अलार्म की तरह गूंज रही थीं। वहीं वो वायलेट धनुष को मटेरियलाइज करता है और एक हाथ उसकी डोरी की तरफ नीचे करता है। अपने आसपास छाए सायों के बावजूद उसका पोस्चर एकदम रिलैक्स्ड था। जैसे ही पहला जायंट रैट ऊपर से छलांग लगाता है, लिन एक मुस्कान के साथ उसके नीचे से हट जाता है और उसके मोमेंटम को ही इन्विटेशन पूरा करने देता है। फिर वो एक चमकदार वायलेट स्ट्राइक रिलीज करता है जो मॉन्स्टर को हवा में ही दबोच लेती है और उसकी आर्मर्ड बॉडी को उस टूटी हुई सड़क पर गोल गोल घुमा देती है। सिस्टम लेवल 1 की किल को कंफर्म करता है और 15 एक्सपी देता है। जबकि लिन की मुस्कान कह रही थी कि ये पहली एंट्री तो बस कागजी कार्रवाई थी। वो चमकते धनुष को अपने कंधे पर घुमाता है और अपना स्टांस रीसेट करता है। बाकी बचे झुंड को वैलेट शॉट्स की एक सीरीज मानकर चल रहा था, जो कि मायने रखता था क्योंकि पास के चूहों के पीछे की नीली छांव दर्जनों और लाल आंखों से भर जाती है, एक ऐसा झुंड दिखाती हुई जो उम्मीद से कहीं ज्यादा बड़ा था। जब तक कि हर तरफ से चीखें गूंजने नहीं लगतीं और मॉन्स्टर्स उसके ठिकाने को पूरी तरह से घेर नहीं लेते, मलबे को उन शरीरों से भरते हुए जो ऊपर चढ़ने के लिए भूखे थे। लिन आखिरकार सोचता है कि ये इतने सारे क्यों हैं। हालांकि उसका उठा हुआ धनुष बता रहा था कि ये सवाल डर से नहीं बल्कि गिनती के हिसाब से पूछा गया था। जवाब तब आता है जब पूरा झुंड एक साथ चार्ज कर देता है। आर्मर्ड चेहरे और लाल आंखें उसकी तरफ आने वाले हर रास्ते को एक साथ पाट देती हैं, तो वो एक पैर पर घूमता है और बो ऑफ ग्रीड को सिर के ऊपर से घुमा देता है, पहली वेव को नीचे उतरने से पहले ही एक तरफ पटकते हुए। फिर एक के बाद एक कई शरीरों के आर पार तीरों की बौछार कर देता है। हर इफेक्टिव शॉट का नोटिस उसकी मैक्सिमम हेल्थ टोटल में एक और परमानेंट पॉइंट जोड़ रहा था। बचे हुए चूहे दोनों तरफ से झपटते हैं, लेकिन लिन उनके अटैक एंगल्स के अंदर ही मूव करता रहता है और उन्हें अपने कंधों के पार गिराता जाता है। फिर बिल्कुल करीब से धनुष खींचकर एक और वायलेट स्प्रेड रिलीज करता है, इफेक्टिव शॉट्स को स्टैक करते हुए, जबकि गिरता हुआ झुंड हवा को भर देता है जब तक कि आखिरी शरीर उसके चारों तरफ गिर नहीं जाते और अचानक छाए सन्नाटे में दूर से एक अकेली चीख सुनाई देती है जो पहले से काफी कम कॉन्फिडेंट लग रही थी। लिन उस चमकते धनुष को नीचे करता है और उस मलबे के बीच बेपरवाही से टहलता है जैसे काम खत्म हो गया हो, जबकि बचे हुए चूहे मलबे के बीच इधर उधर बिखरे पड़े थे। तभी वो एक ऊंची छत की तरफ छलांग लगाता है क्योंकि नीचे से फिर से चूहे चीखने लगे थे। वो अगली वेव के घेरने से पहले ही ऊंचाई चुन लेता है। वो दुनिया के सबसे स्ट्रांग मर्सनरी जैसी निश्चिंतता के साथ लैंड करता है और दौड़ते दौड़ते ही मुड़ता है। उसके तने हुए धनुष के पीछे वायलेट तीर पहले ही बनने लगे थे। नीचे और हमलावरों को देखते हुए लिन पूछता है कि क्या उन्हें भी अपनी बारी चाहिए। फिर वो सीधे भीड़ के बीच तीरों का एक गुच्छा दाग देता है। जवाब वायलेट लकीरों के एक तूफान के रूप में आता है। हर एक तीर झपटते हुए एक और चूहे को चीरता हुआ निकलता है और उनके आर्मर्ड शरीरों को मलबे पर बिखेर देता है। फिर भी बाकी बची गिनती अभी पूरी नहीं हुई थी, इसलिए वो बिना सुस्त पड़े अपनी उंगलियों के बीच चमकदार तीरों का एक और पंखा समेटता है। झुंड के ऊपर तीरों की और बारिश होती है और बार बार मिलने वाले इफेक्टिव शॉट के नोटिफिकेशंस हर जख्मी मॉन्स्टर को उसकी हेल्थ के एक और परमानेंट पॉइंट में बदल देते हैं। लिन डोरी पर अपना हाथ झटकता है और अगली रिलीज की दिशा बदल देता है, अंधी मेहनत के बजाय अपनी उंगलियों के सटीक काम से उस बौछार को बनाए रखते हुए। पूरे बैटलफील्ड पर वायलेट लाइनें छा जाती हैं जब वो उन्हें अपनी हेल्थ बनने का इन्विटेशन देता है, उनके इस भारी भरकम चार्ज को अपनी जबरदस्ती हासिल की गई स्टैट्स में बदलते हुए। आखिरकार क्वेस्ट काउंटर 10 घंटे 18 मिनट बाकी रहते हुए 30,000 में से 10,347 शॉट्स तक पहुंच जाता है, यानी करीब 20,000 शॉट्स अभी भी बाकी थे। एक अलग नोटिस इस अवेकेंड आर्चर को लेवल 5 पर पहुंचा देता है और 3 स्किल्स में से एक चुनने का ऑफर देता है। लिन को नॉर्मल क्लास का एक्सेस देखकर थोड़ी हैरानी होती है। चॉइस में ईगल आई, कॉवेट, 7 वे स्प्लिट एरो और स्विफ्ट स्टेप्स शामिल थीं, जो क्रमशः एनालिसिस, स्प्रेड फायर या कुछ देर के लिए डबल स्पीड देती थीं। जब उससे सिर्फ एक चुनने को कहा जाता है तो लिन ऐसे मुस्कुराता है मानो सिस्टम ने किसी लॉर्ड ऑफ ग्रीड को गलती से किसी ऐसा वैसा इंसान समझ लिया हो जो सब्र में इंटरेस्ट रखता हो। वो तीनों चुन लेता है, आस्मोडियस की खुशहाल अप्रूवल हासिल करते हुए, जबकि वो डेमन गॉड हंसता है कि उसका चुना हुआ प्लेयर बिल्कुल वैसा ही बिहेव कर रहा है जैसी उम्मीद थी। लिन की उंगलियों पर 3 रंग भड़क उठते हैं जब सिस्टम कंफर्म करता है कि उसने ईगल आई सीख लिया है। उन 3 रिवॉर्ड्स में सबसे पहले कॉवेट, फिर उसके साथ स्प्लिट एरो और स्विफ्ट स्टेप्स भी ऐड हो जाती हैं, चुपके से एक अकेले लेवल अप रिवॉर्ड को पूरे प्रोफेशनल के स्टार्टर पैकेज में बदलते हुए। ईगल आई एक्टिवेट होता है जिससे उसकी आंखों की पुतलियां लाल प्यूपल्स के चारों तरफ सुनहरी हो जाती हैं, जब पूरा बैटलफील्ड पढ़े जा सकने वाले टारगेट्स और आने वाले अटैक्स में साफ दिखने लगता है। हर चूहे को एक विजिबल स्टेटस बोर्ड मिल जाता है। लेवल 1 का चूहा बिना चार्ज किए झपटने की तैयारी कर रहा था और उसके पास कोई काम का आइटम ड्रॉप नहीं था। लिन लेवल 1 स्विफ्ट स्टेप्स ट्रिगर करता है और हरी तरंगों के बीच धुंधला सा गायब हो जाता है, ये शिकायत करते हुए कि फर्स्ट फ्लोर का ड्रॉप रेट अभी भी एकदम घटिया है।
जबकि पास के आर्मर्ड चूहे उसकी गायब होती आफ्टर इमेज के आर पार झपटते हैं। उनका फॉर्मेशन टूट जाता है क्योंकि डबल स्पीड ने उनके तय टारगेट को ही वहां से गायब कर दिया था। लिन जवाब में बो ऑफ ग्रीड पर एक साथ कई वायलेट तीर खींचता है, अपनी नई मिली स्प्लिट एरो स्किल को तुरंत टेस्ट करते हुए, और रिलीज होते ही वो तीरों की समानांतर बीम्स में बंट जाता है जो नीचे कई हमलावरों को चीरती हुई निकलती हैं, एक ही बार धनुष खींचने को लाशों के एक साफ गलियारे में बदलते हुए। फिर भी उस स्ट्राइक जोन के पार आर्मर्ड चूहों का एक और झुंड बचा हुआ था। अचानक एक साथ दिशा बदलने से पहले उनकी लाल आंखें उसी पर टिकी हुई थीं। उनकी इस मूवमेंट पर लिन की सुनहरी आंख टिक जाती है, क्योंकि बिना हिचकिचाहट के हमला करने वाले एक झुंड को अचानक एक संदिग्ध रूप से ऑर्गेनाइज्ड सर्वाइवल इंस्टिंक्ट मिल गया था। पूरा ग्रुप पूरी स्पीड से मलबे के अंदर पीछे हट जाता है, उल्टा हुआ मलबा और घबराई हुई चीखें छोड़ते हुए जहां अभी उनका घेरा बना हुआ था। लिन उन्हें पीछे हटते हुए देखता है और उनके इस तरह भागने पर सवाल उठाता है, हाथ में कई तैयार तीर थामे हुए, जबकि बैटलफील्ड दूसरी बार शांत हो जाता है। तभी उसके पीछे की दीवार के अंदर से नई फुसफुसाहट और खुरचन की आवाजें उठती हैं, जिससे चिनाई बाहर की तरफ फटने लगती है और आखिरकार उसके चेहरे पर पसीने की एक बूंद आ जाती है। उसके पीछे बने टूटे हुए स्ट्रक्चर को चीरते हुए चूहे बाहर निकल आते हैं, लिन को धनुष के साथ मुड़ने पर मजबूर करते हुए, जबकि उस एम्बुश के चारों तरफ मलबा बरस रहा था। उसे एहसास होता है कि वो पीछे हटना सिर्फ एक चकमा था और पूरा झुंड उसके पीछे घूमकर आ गया था, ये साबित करते हुए कि ये क्रीचर्स अपनी हेल्थ डोनेट करने की इस अपॉइंटमेंट में पूरी प्लानिंग के साथ आए थे। कई चूहे तुरंत उसकी